नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारा आज की जो टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। और हमारा जो चैप्टर चल रही है वो है विलयन। ये 12th केमिस्ट्री चैप्टर है और साथ ही साथ ये बीएससी सेकंड ईयर के लिए भी यूज़फुल है ना। नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तो यूज़फुल है ही। और हमारा जो पॉइंट है वो कैसे जा रहा है, किस बुक से जा रहा है, इसके आधार पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ी है ठोस विलयन क्या है। ठोस विलयन के मैंने प्रकार बताई, ठीक है। तो बुक के आधार पर जाएंगे तो उसके जस्ट बाद टॉपिक आता है ना, विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। तो विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म को मैं बाद में बताने वाला हूँ, है ना। इसके पहले मैं आपको बताता हूँ वाष्प दाब, क्योंकि हम लोग राउल्ट का जो नियम पढ़ने वाले हैं उसमें वाष्प दाब एकदम जरूरी है ना। क्लियर। तो वाष्प दाब के बहुत अलग अलग तरीके से परिभाषाएं होते हैं, मतलब सबका परिभाषा अलग अलग लगेगा बट सबका मतलब एक ही रहेगा, ठीक है। तो इस पर बिल्कुल भी आप लोग कन्फ्यूजन ना होइए, क्योंकि सबका तरीका अलग होता है लेकिन मतलब एक ही होता है, ठीक है। चलिए तो पहले पॉइंट देखते हैं, शुद्ध द्रव के वाष्प दाब। यह कह सकते हैं द्रवीय विलयनों के वाष्प दाब। द्रवीय विलयन, है ना। द्रवीय विलयन क्या है, द्रव विलयन क्या है बताया था मैंने, है ना। तो वाष्प दाब के लिए कुछ टॉपिक देखते हैं। पहले तो मैं नॉर्मल समझाते जाता हूँ, उसके बाद ही आपको कम्प्लीटली इस परिभाषा को समझा पाऊंगा। पहले एकदम छोटी छोटी बातों को समझते जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। तो निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर, ये बोल रहा हूँ तो उसमें बिल्कुल समझ नहीं आएगा ना, मैं अभी समझाने वाला हूँ। निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ साम्यावस्था में उपस्थित वाष्पों द्वारा आरोपित दाब शुद्ध द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ये हो गया। क्या कुछ समझ आया, नहीं आया, है ना। चलिए आएगा। चलिए सबसे पहले तो हम लोग एक बात करते हैं, यहाँ ये लेते हैं एक कोई भी जार है ना, वहाँ लेते हैं हम लोग द्रव। क्या लेते हैं, द्रव। एकदम सटीक तरीका से समझिए, बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। यहाँ ले लेते हैं द्रव, है ना। अब इस द्रव में होगी वाष्पन की क्रिया। क्या होगी, वाष्पन की क्रिया, है ना, वाष्पीकरण की क्रिया होगी, ठीक है। वाष्पीकरण की क्रिया होगी मतलब इसके जो कण हैं वो वाष्प के रूप में क्या होने लगेंगे, ऊपर की ओर उठने लगेंगे, है ना। ये अब होगा क्या कि अब वाष्प ऊपर की ओर क्यों उठता है, ये देखिए। ये जो टॉपिक है मैं हर टॉपिक के एकदम अंदर तक जाने की कोशिश करता हूँ। मैं जब क्लास में रहता हूँ तो ये सब इतना गहराई नहीं बताता हूँ, है ना, लेकिन इस वीडियो में मुझे बताना पड़ता है क्योंकि ये नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यूज़फुल है ना। एक्चुअली में इस द्रव है, उस द्रव के जो अणु हैं वो ऊपर की ओर वाष्पित होते हैं, तो क्यों होते हैं ये नहीं बताया जाता है। बट यहाँ पर आप सुनिए नीट के लिए कि यहाँ पर जो द्रव होते हैं ना, क्या होते हैं, द्रव, वो द्रव के जो अणु हैं, उस द्रव के अणु में जो निष्कासन ऊर्जा होती है, देखिए एक ऊर्जा का नाम है निष्कासन ऊर्जा, है ना। तो क्या हो रहा है, आपको समझ रहा है कि कोई भी द्रव के अणु हैं, वो द्रव के अणु पृष्ठ से अणु क्या होती है, निष्कासित होती है। क्या होती है, निष्कासित। ये पृष्ठ, द्रव के पृष्ठ है, इस द्रव के पृष्ठ से कोई भी अणु क्या होती है, निष्कासित होती है ना। तो निष्कासित होती है तो उसमें एक न्यूनतम ऊर्जा होती है और उसी ऊर्जा को हम बोलेंगे निष्कासन ऊर्जा। मतलब ये अणु ऊपर क्यों जा रहा है, वाष्पन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या होता है, निष्कासन ऊर्जा होता है। ये बात आपको क्लियर है। ये लिखने का बिल्कुल नहीं है, ये आपको समझने का है, इसीलिए ऊपर की ओर जाता है। क्योंकि कई जन बोलते हैं वाष्पन होता है तो कैसे जाता होगा ऊपर, बस यही समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है, निष्कासन ऊर्जा होता है। अब ये निष्कासन ऊर्जा के कारण ये क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। क्लियर है। चलिए आगे और चलते हैं। अब यहाँ पर वाष्पन हो रही, तो अब यहाँ पर देखिए कि इसके जो अणु हैं, क्या है, अणु। यहाँ पर तो वाष्प है ना, क्या है, वाष्प। अब ये वाष्प के अणु हैं, होता क्या है, इसमें हो जाता है संघनन। क्या होता है, संघनन। सुने होंगे आप लोग, संघनन। अब ये वाष्प है वो संघनित होकर, देखिए आप लोग क्या होंगे, देखे होंगे कि जैसे कि हम लोग खाना पकाते हैं तो यहाँ पर धुआं ऊपर की ओर उड़ता है ना, मतलब वाष्प ऊपर की ओर उड़ता है और यहाँ पर टकराकर फिर बूंदे बूंदे पानी के रूप में नीचे गिरता है। तो वही आपका क्या है, संघनन है। क्या है, संघनन, है ना। मतलब जो वाष्प के अणु हैं, देखिए अब मैंने यहाँ बताया कि ये जो द्रव है यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, कौन, जो द्रव के कण है वो ऊपर की ओर जाता है और वाष्प बनता है, बताया मैंने, ठीक। क्यों बनता है, निष्कासन ऊर्जा के कारण। यही होता है, क्योंकि निष्कासन ऊर्जा होगा तभी वो ऊपर जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ऊपर से नीचे संघनित कैसे होती, क्यों होती है। तो यहाँ पर देखिए ये वाष्प के कण है, मान लीजिए वाष्प क्या है, कण है ना। अब वाष्प कण में संघनन होती है, कैसे होती है बता रहा हूँ। वाष्प की जो अवस्था की, जो वाष्प के जो अणु होते हैं, ये वाष्प के जो अणु है ना, वो आपस में जब ऐसे टकराते हैं, ठीक है, टकराकर अपनी ऊर्जा त्याग देते हैं। यही जो निष्कासन ऊर्जा था ना, उसी ऊर्जा क्या कर देते हैं, ताप
त्याग देते हैं। अब ऊर्जा त्याग दिए मतलब जो उड़ रहा है वो क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। क्या बन के नीचे आएगा, ये छोटी छोटी बूंद बन के नीचे आएगा। बस यही कारण है। निष्कासन ऊर्जा के कारण ये ऊपर जाता है और आपस में जो वाष्प अवस्था के जो अणु हैं, वाष्प अवस्था के जो अणु है वो क्या होता है, आपसी टक्कर होता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ ऊर्जा त्याग देता है और वो क्या होता है, नीचे को आने लगता है। ठीक है, अब क्या होता है, नीचे आ रहा है ना। अब ये देखो कि इधर से ऊपर की ओर वाष्पन हो रहा है, मतलब वाष्प की मात्रा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और ये संघनन की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी। पहले में ना, शुरू में मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि H2 है हमारे पास, वो क्या बन रही है, H2 हमारे पास लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है ना। और ये क्या बन रही है आपके पास, H2 क्या बन रही है आपके, गैस, वाष्प बन रही है जी, गैस बन रही है। अब यही फिर वाष्प है वो फिर से लिक्विड बन रही है, मतलब उत्क्रमणी हो गया ये। ठीक है ना, फिर क्या बन रही है आपका, यहाँ पर लिक्विड बन रही है ना। तो क्या होता है कि पहले वाष्पीकृत की संख्या ज़्यादा ही मतलब वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा तीव्र होती है और वाष्प अणु ज़्यादा तीव्र होते हैं। अब ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें क्या होता है कि ये जो यहाँ वाष्पन की क्रिया है और संघनन की क्रिया है वो लगभग क्या होने लगती है, समान होने लगती है। मतलब वाष्पन की दर बराबर संघनन की दर, है ना। जब यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वाष्प होते हैं, अत्यधिक मात्रा में वाष्प होते हैं, उसी समय यहाँ पर बल लगता है इस द्रव के ऊपर। ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं बोल सकते वाष्प दाब करके। ठीक है, कि उसको आंशिक दाब है, उसको क्या बोलेंगे, केवल आंशिक दाब, आंशिक दाब बोलेंगे। देखिए यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो ना बहुत ही ज़्यादा अंदर की बात है, मतलब कहा जाए ये 12वीं लेवल में नहीं बताया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, नीट लेवल के लिए। ठीक है, तो ये आंशिक दाब है, ये आंशिक दाब है वो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर रहेगा। लेकिन जब ये जो वाष्पन की दर है और जो संघनन की दर है वो लगभग क्या होगा, बराबर हो जाएगी, तो उस समय ना उसको आंशिक दाब ना बोलकर उसी को बोलेंगे हम लोग वाष्प दाब। क्या बोलेंगे, वाष्प दाब। ठीक है, मतलब ये वाष्प के अणु है, क्या लगा रहा है, ये द्रव की जो सतह है उस पर क्या लगा रहा है, दाब लगा रहा है। ठीक है, मतलब ये आपको समझ आएगा, क्लियर। ठीक, तो वाष्पन की दर और संघनन की दर अगर सामान्य होती है तो उसको हम लोग बोल देंगे साम्यावस्था। क्या बोलेंगे, साम्यावस्था। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलो परिभाषा में चलते हैं। मैंने आपको बताया था परिभाषा बिल्कुल समझ आएगा आपको। देखिए निश्चित ताप पर, अब ताप पढ़ाएंगे तभी तो वाष्पन होता है ना। निश्चित ताप पर किसी द्रव की पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ साम्यावस्था में उपस्थित, ये द्रव है, ऊपर में क्या है, वाष्प है, साम्यावस्था में उपस्थित कौन है, वाष्प है। ये संघनन हो गया। ठीक, संघनन किससे संबंधित है, द्रव से। ध्यान समझिएगा, संघनन किससे संबंधित है, द्रव से, और वाष्पन किससे संबंधित है, वाष्प से। तो ये क्या बोला जा रहा है कि निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर, ये जो द्रव है उस द्रव के पृष्ठ के ऊपर, है ना, द्रव के पृष्ठ के ऊपर कौन, द्रव के साथ साम्यावस्था में उपस्थित वाष्प द्वारा, ये द्रव है, उस द्रव के जो पृष्ठ है उस पृष्ठ के ऊपर। अब देखिए ऐसा नहीं कि यही पृष्ठ बोल रहा हूँ मैं, जो द्रव है, जैसे कि ये द्रव के कण है, तो द्रव के कण के ये हो गया, उसका क्या हो गया, पृष्ठ हो गया। क्या हो गया, पृष्ठ। आपको ये पृष्ठ समझ आ जाता है, क्लियर। लेकिन क्या होंगे, ये द्रव के माजे अणु हैं तो उसके भी क्या होंगे, पृष्ठ होंगे, तो वही पृष्ठ बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो ये पृष्ठ भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर, किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ कौन है, साम्यावस्था में कौन है, वाष्प है। क्योंकि संघनन की दर द्रव से संबंधित है, वाष्पन की दर वाष्प से संबंधित है, मतलब जो द्रव है वाष्प, ये दोनों क्या है, साम्यावस्था में है, सीधी बात है ना। तो निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर, निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ साम्यावस्था में उपस्थित वाष्पों द्वारा आरोपित बल शुद्ध द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर है, ये है पहला पॉइंट नहीं, इसका परिभाषा। अब चलो सिंपल वे में चलते हैं, सामान्य रास्ते में चलते हैं। पहला देखिए, साम्यावस्था पर क्या है बता दिया मैंने, द्रव के पृष्ठों पर उसके वाष्प के द्वारा उत्पन्न दाब को द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। ये बहुत ही सरल परिभाषा है, क्लियर है। तो किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर, किसी द्रव के किसके पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ साम्यावस्था में उपस्थित कौन, वाष्प के द्वारा, द्रव के साथ उपस्थित है ना वो। ठीक है ना, यहाँ पर जो संघनन की क्रिया हो रही है वहाँ पर द्रव बन रहा है ना,
बढ़ रहा है नहीं, द्रव की बूंद बढ़ रहा है। तो आप बताओ कि मुझे यहाँ द्रव है कि यहाँ द्रव है, यहाँ पर भी द्रव है कि ना, ठीक है। तो द्रव का भी पृष्ठ होगा, द्रव का क्या होगा, पृष्ठ होगा, और यहाँ पर क्या है, वाष्प है। तो ये द्रव का पृष्ठ है, ये द्रव का पृष्ठ है, सब जगह द्रव का पृष्ठ है, ठीक है ना। अब ये मत समझिए कि इसी पृष्ठ बोल रहा हूँ मैं, है ना। ये कोई भी द्रव है, बूंद है, उसके पृष्ठ बोल सकते हैं उसको, ठीक है। यहाँ है तो इसका भी पृष्ठ है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो साम्यावस्था पर द्रव के पृष्ठ पर उसके वाष्प द्वारा उत्पन्न दाब को द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। या किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ साम्यावस्था में उपस्थित जो वाष्प है, उस वाष्प के द्वारा आरोपित दाब शुद्ध द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ठीक, ये हो गया आपका वाष्प दाब। क्लियर है। अब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, क्या क्या ऐसा कारक है जो कि वाष्प दाब को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो एकदम सिंपल सी बात है। देखिए, पहला पॉइंट डालिएगा विलायकों की प्रकृति। विलायकों की प्रकृति, तो द्रव के पृष्ठ से, चलो यहाँ पर एक चित्र बना देता हूँ मैं, ये द्रव हो गया, ठीक है। तो द्रव के पृष्ठ से वाष्प अणुओं का निष्कासन, ये जो द्रव के जो पृष्ठ है, उस पृष्ठ से जो वाष्प अणु है उसका क्या होता है, निष्कासन होता है। भाई अभी बताया मैंने, निष्कासन ऊर्जा के कारण निष्कासित होती है, निष्कासन ऊर्जा का मान खत्म हो जाता है, तो साम्यावस्था में जाता है, सीधी बात है कि नहीं, है ना। तो द्रव के पृष्ठ से वाष्प अणुओं का निष्कासन अंतर अणु बलों पर निर्भर करता है। अंतराणु बल, अंतर अणु, इसको अंतराणु को समझना, अंतराणुक बल अर्थात अंतर अणुक बल, अंतराणुक बल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो द्रव के पृष्ठ के वाष्प अणुओं का निष्कासन अंतराणुक बलों पर निर्भर करता है। अणुओं के बीच अंतराणुक बल होता है, ठीक है, उस पर निर्भर करता है। अब आप पूछोगे कि अंतराणुक बल क्या है, अंतराणुक बल क्या है। तो भाई ये वाष्प के अणु हैं और ये किसके अणु हैं, द्रव के अणु हैं, है ना। अब मैं तुलना करता हूं दोनों की, क्या तुलना करता हूं कि इसका किसका भार कम है, किसका भार ज़्यादा है, किसका द्रव्यमान कम है, किसका द्रव्यमान ज़्यादा है। तो होता क्या है कि जिसका द्रव्यमान कम होगा वही ऊपर की ओर उठेगा। मतलब अणुओं का जो बीच अणु है ना, दोनों के अणु है, उस अणु के बीच क्या होता है, जो बल होता है, अंतर अणुक बल होता है, ठीक है ना। वो बल किसका कम है, अंतर अणुक बल का मान किसमें कम है, किसमें ज़्यादा है, उसी को तुलना करते हैं। इसके अंदर अंतर अणुक बल है, इसके वाष्प के अणु, द्रव के अणु, ये दोनों के अणु हैं, ठीक है। और दोनों के बीच में हम लोग तुलना कर रहे हैं, ठीक है, किसमें अंतराणुक बल ज़्यादा, अंतराणुक बल ज़्यादा होगा तो ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा, अंतराणुक बल कम है तो ऊपर उठेगा नहीं उठेगा, ये जो वाष्प है ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये पूरा निर्धारित है किसके ऊपर, अंतराणुक बल के ऊपर निर्भर करता है ना। तो द्रव के पृष्ठ से वाष्प अणुओं का निष्कासन अंतराणुक बल पर क्या करती है, निर्भर करती है। दोनों अणुओं में हम लोग क्या करते हैं, अंतर निकाल रहे हैं, ठीक है। अणुओं के मध्य दुर्लभ अंतर अणुक बल उपस्थित होने पर, दुर्बल अंतर मतलब कम, ज़्यादा अंतर अणुक बल होगा। मैंने आपको बताया था कि अंतर अणुक बल होगा वो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। ज़्यादा होगा तब क्या होगा, कम होगा क्या होगा, तब क्या होगा, उसको देखिए कि अणुओं के मध्य दुर्बल अंतर अणुक बल उपस्थित होने पर वाष्प दाब का मान अधिक होता है। ठीक, दुर्बल अंतर अणुक बल होगा, दुर्बल मतलब एक में ज़्यादा एक में कम, मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर दुर्बल अंतर अणुक बल होता है तो यहाँ पर वाष्पन क्रिया बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। वाष्पन क्रिया क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर इसी में प्रबल अंतरण अणुक बल हो जाए तो, अब ज़्यादा है मतलब एक नॉर्मल अपने दैनिक जीवन में देख लीजिए कि ज़्यादा हो रहा है वो ऊपर की ओर उठेगा क्या, नहीं, नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। तो यही समझना है आपको, ऐसा कोई समझा नहीं पाता है, मतलब समझा पाता है बट ना, ये जो दैनिक जीवन में जब बोल देता हूँ ना, क्योंकि ये आपको लगेगा गलत है ना। क्यों, क्योंकि ये कहाँ से आ गया ये भार वाला बात, है ना। मैं अपने तरीके से क्लियर करता हूँ इस चीज़ को, है ना, अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई जो भारी चीज़ है वो नीचे में रह जाएगा और कोई जो छोटा चीज़ है वो क्या है, ऊपर उठने की ओर कोशिश करेगा। मतलब वाष्पन की क्रिया भी यही संबंधित है। अंदर अणुक बल है, क्या होता है, अगर प्रबल है ना, तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, थोड़ा से कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाष्पन क्रिया ठीक से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अणुओं के मध्य दुर्लभ अंतर अणुक बल उपस्थित होने पर वाष्प दाब का मान अधिक होगा तथा प्रबल अंतर अणुक बल उपस्थित होने पर वाष्प दाब कम होगा। ठीक, ये हो गया विलायकों की प्रकृति। आगे देखते हैं ताप। ताप
ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। सीधी बात है यार, ताप बढ़ाएंगे तो आप देखे होंगे गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। किसी वस्तु में गति कारण उत्पन्न ऊर्जा को बोलते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा। तो ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जो कि द्रव के पृष्ठ से वाष्प अवस्था में अणुओं के निष्कासन को बढ़ाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो वाष्पन भी बढ़ेगा, और वाष्पन भी बढ़ेगा मतलब वाष्प अणुओं की संख्या भी बढ़ेगी, और वाष्प अणुओं की संख्या बढ़ती तब क्या होता है, देखिए कि वाष्प अवस्था में अणुओं के निष्कासन को बढ़ाती है, अतः उच्च ताप पर वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, आगे देखते हैं अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ आपको, कई बुक में मिलेगा कई जगह नहीं मिलेगा। मान लीजिए एक विलयन में एक विलयन है, उस विलयन में एक विलेय है और एक विलायक है। एक विलयन है उसमें एक क्या है, विलेय है, और एक क्या है अपने पास है, विलायक है। तो आप मुझे बताइए कि जो वाष्पन हो रहा है, वाष्प निकल रहा है, बाहर निकल रहा है ऊपर की ओर, यहाँ से निकल रहा है, तो वो विलेय का अणु होंगे कि विलायक के अणु होंगे, है ना। मतलब किनके अवयव क्या होंगे, वाष्पशील होंगे। विलेय के अवयव ज़्यादा वाष्पशील होंगे कि विलायक के अवयव ज़्यादा वाष्पशील होंगे। तो आपको क्लियर कर देता हूँ अच्छे से कि विलेय और विलायक में जो दोनों ही वाष्पशील हो सकते हैं, दोनों ही क्या हो सकते हैं, वाष्पशील। विलेय के अणु भी वाष्पशील हो सकते हैं, विलायक के अणु भी वाष्पशील हो सकते हैं, है ना। अब ये पानी बोल दिया तो एक विलयन है ना, इसमें कोई किसका अणु निकल रहा है, कोई भी विलयन है। अभी पानी बोल दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई विलयन है तब किसके अणु वाष्पित होगा, विलेयक होगा कि विलायक होगा, तो दोनों होगा। बट जो द्रव्य विलयन है, उस द्रव्य विलयन में आपको लगता है कि विलेय का होता होगा, लेकिन नहीं, विलायक के अणु ही क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि विलेय के अणु वाष्पशील नहीं होते करके, ठीक है, होते हैं, बट द्रव्य विलयन में विलायक के अणु ही क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। ठीक, तो अब देखिए कि अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति, यहाँ पर अवाष्पशील विलेय है, मतलब विलेय में कोई वाष्पशील की क्रिया होगी ही नहीं, तो अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति। तो विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब घट जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल क्या होगा, केवल विलायक बस ही वाष्पशील होगा, ठीक है, विलेय तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि विलयन में, विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, क्योंकि विलेय के अवाष्पशील होने के कारण विलयन की सतह से वाष्पित होने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। अब विलेय ही वाष्पशील नहीं है तो कहाँ से ऊपर में और वाष्प बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, वाष्प दाब और वाष्प दाब के प्रभावित करने वाले कारक। और कल हमको पढ़ना है वाष्प दाब के आधार पर राउल्ट का नियम। अब एक चीज़ आपको समझा देता हूँ कि आप अगर वाष्प दाब क्लियर नहीं कर पाओगे तो बिल्कुल भी राउल्ट का नियम क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हम लोग और कुछ बातों में चर्चा करने वाले हैं कि द्रव विलयन होता है, ठोस और द्रव विलयन होता है, और गैस द्रव विलयन होता है, ये सब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो राउल्ट के नियम सब अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बताएंगे, ओके। तब तक नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर जो भी करना है सब कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। और स्किप ज़्यादा मत करिएगा ना।